तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा पार्ट 5 में वेरी करता है, ठीक है बच्चों। तो पार्ट 5 में हमारे क्या आते थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और द जुडिशरी और उसके बाद कैग, ठीक है। और इन सबको जो एक नाम दिया गया है, एक लेसन का नाम दिया गया, एक टाइटल्स का नाम दिया गया, पार्ट 5 को हम बोलते हैं द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि केंद्र कैसे काम करती है, ठीक। तो अभी इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है क्या, ठीक है। पहला अब इसमें हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट किस में है बच्चों, ये हमारा पार्ट 5 में है। कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये हो रहा है, कहाँ से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट, कहीं से हमने बोरो किया है, ये हमारा खुद का है, कहाँ से लिया गया है। मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज़ होती है हमारी, वो या तो हमने कहीं से ली है या हमने खुद की जनरेट की हुई है। तो ये हमारी है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये इसी से ली गई है, 1935 से हमने इसको किया, यानी कि हमारी अपनी है ये। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने कहीं कहीं से ली हैं, ठीक। उसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे मैं बता दूंगी कि ये पार्ट हमने वहाँ से लिया है। तो अब आप समझ गए सुप्रीम कोर्ट हमारे पार्ट 5 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, 124 से लेके 147 तक, 124 से लेके 147 तक आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे वो आर्टिकल्स जो हैं वो हमें बताएंगे कि 124 से लेके 147 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट से हम कौन से सुप्रीम कोर्ट से हम अपनी कंपैरिजन करते हैं बच्चों, देखो हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी ये बताइए, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा है, यूनिकैमरल कह सकते हो, एकीकृत है ना, यूनिकैमरल है। यानी कि इसमें क्या है कि आप क्या होगा, सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई भी नहीं, यानी कि अपेक्स कोर्ट है हमारी। इसको हम एक वर्ड क्या देख सकते हैं, अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट का मतलब क्या होता है कि अपेक्स कोर्ट ये सबसे ऊपर है, इस कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट हो गई। इसके बाद क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट हो गया, ये क्लासिफिकेशन है इसके, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो गई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई हमारी। उसके बाद वाइड बेस हो गया इसका, है ना, वाइड बेस हो गया, बहुत सारे मामले देखती है, वाइड बेस हो गया। तो आप समझ पा रहे हो ये हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कहाँ पे कोर्ट कैसे हमारी काम करती है। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, ये क्या है, अपेक्स कोर्ट है, यानी कि सुपीरियर है, इससे ऊपर कोई भी कोर्ट हमारी नहीं होती है। उसके बाद इंडिपेंडेंट है, यानी कि अगर आपको हाई कोर्ट के से आप संतुष्ट नहीं हो, आपको हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा था और उन्होंने जो फैसला दिया है, उनके जजेस ने जो फैसला दिया है, वहाँ से आप पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो, तो आप कहाँ मूव कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। बट अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक बार आ गया तो उसके बाद आप कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते हो, आपको वो मानना पड़ेगा। यानी कि सुपीरियर है, अपेक्स कोर्ट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, वाइड बेस है इसका। अच्छा, अब इसका हमारा सिनेरियो कैसे चलता है बच्चों, इसका सिनेरियो कैसे चलता है हमारा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, सुपीरियर है। इसके बाद क्या आएगी, हाई कोर्ट आएगी। ये ओनली एक होती है, ओनली वन, है ना, एक ही है। कहाँ है इस टाइम पे, दिल्ली नहीं लिखेंगे उसको हम, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ठीक, समझ में आ गया, ये है।
इसके नीचे होती है हमारी हाई कोर्ट, ये हर स्टेट में है, ईच स्टेट में है, एक होती है, ठीक, हर स्टेट की एक होती है, ईच स्टेट में है, ठीक है, समझ में आ गया। हर स्टेट की अपनी अपनी अलग हाई कोर्ट होती है, स्टेट की सबसे सुपीरियर कोर्ट होती है ये हाई कोर्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट की सुपीरियर कोर्ट को क्या बोलेंगे तो हाई कोर्ट बोलेंगे, और अगर कंट्री की सुपीरियर कोर्ट आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, ठीक है। इसके नीचे क्या आती है बच्चों हमारी, कौन सी कोर्ट्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ गई हमारी, या सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लोक अदालत भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनको क्या बोल सकते हैं, लोक अदालत भी बोल सकते हैं, ठीक, लोक अदालत भी बोल सकते हैं, ठीक, समझ में आ गई ये सब चीज़ें आपको, कोहेरेंसी पकड़ लिए। सबसे पहले कौन सी होती है हमारी, सुप्रीम कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। अगर आप यहाँ से संतुष्ट नहीं है आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, बट अगर ये जो डिसीजन एक बार आपको दे देंगी वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक। 3 तरह के मैटर्स होते हैं हमारे, सिविल मैटर्स होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आता नहीं है बट आपको फिर भी पता होना चाहिए, सिविल मैटर हो गया। दूसरा क्रिमिनल मैटर होता है, क्रिमिनल आपराधिक मामला, ये सिविल है, ये क्रिमिनल है। एक होता है रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे वो हमारे इसमें आएंगे। 3 सिविल में कौन कौन से मामले आते हैं, डिवोर्स का मामला है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई है वो सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल मैटर में जाएगा, ठीक, और आपको बच्चा अडॉप्ट करना है, ठीक, तो सिविल उसमें आपके कागज जो हैं वो कोर्ट उसमें तैयार होंगे। तो सिविल मैटर्स होते हैं जो परिवार से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जिसमें कोई क्राइम नहीं होता। देखो डिवोर्स लेना भी एक क्राइम है, बट वो क्या है कि दोनों बंदों की रजामंदी से लिया जा रहा है, कोई किसी को गोली बंदूक की नोक पर डिवोर्स नहीं लेता है, जहाँ पे भी दोनों पार्टी आपस में सहमत होंगी, ठीक, और परिवार से संबंधित मैटर होगा वो हमारा सिविल कोर्ट में जाएगा। क्रिमिनल में कौन से होते हैं, मर्डर कर दिया, बहुत बड़ी चोरी कर दी, रॉबरी कर दी, रेप कर दिया, ये सब मैटर जो जाएंगे हमारे क्रिमिनल्स में जाते हैं, ठीक है। और रिवेन्यू में पेंशन से रिलेटेड मैटर है, सैलरी से रिलेटेड मैटर है, यानी कि फाइनेंस से संबंधित जितने भी मैटर्स होते हैं ना, मेरा प्रोविडेंट फंड मेरी कंपनी ने रिलीज नहीं किया, फलाने फलाने आर्टिकल्स मुझे बता रहे हैं, क्लॉज दिखा रहे हैं, पर जब मैंने एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जब मैंने किया था तब मुझे ये सब चीज़ें नहीं डिस्क्राइब की गई थी, तो क्या करते हैं फिर केस करते हैं किस में, कोर्ट में, तो वो रिवेन्यू के मामले में चला जाएगा। तो ऐसे ना डिवीज़न बटे होते हैं कोर्ट्स में, हर जगह होते हैं, ठीक। PIL सभी में जाएगा, PIL आप हाई कोर्ट में भी लगा सकते हो, बट सबसे ज़्यादा PIL जो लगता है वो सुप्रीम कोर्ट में लगता है, बिल्कुल जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें आप सीधा पिटीशंस फाइल कर सकते हो। पिटीशन PIL ही होती है। PIL का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी बात के बारे में जानना चाहते हो, कोई भी बंदा लगा सकता है, बट उसके लिए मुद्दे होने चाहिए, पर्टिकुलर मुद्दा होना चाहिए। ऐਵੇਂ नहीं कि किसी भी बात पे उठा के PIL लगा दी, जुर्माना लग जाएगा उल्टा, ठीक। जैसे कि जूही चावला ने PIL लगाई थी, पिटीशन फाइल की थी कि 5G के अगेंस्ट थी वो। 4G हमारे यहाँ पे चल रहा है, 5G भी आ गया है, फ़ोन आ गया ना 5G, पर ऑलमोस्ट अभी भी 80% लोगों के पास या 75% पॉपुलेशन के पास जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं अभी भी 4G ही चलता है। जब 5G इंट्रोड्यूस हो रहा था हमारे यहाँ पे तो जूही चावला सभी जानते हो, एक्ट्रेस है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि ये जो 5G है ये हमारी जो जनरेशन्स है उसके लिए खतरा है, इसको नहीं आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पिटीशन फाइल कर दी। अब पिटीशन ऐसे नहीं फाइल करेंगे कि आपने कागज़ पे लिख दिया और दे दिया, बाकायदा लॉयर के थ्रू पिटीशन जाती है। पिटीशन फाइल करने के बाद अब क्या हो गया है,
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको बुलाया, बोला कि अगर हम इस चीज को छोड़ देंगे, अगर बिल्कुल इसको हम मना कर देंगे तो हम फिर डेवलप कैसे करेंगे। जापान तो 6G 7G में जीता है, हम तो अभी 5G की बात कर रहे हैं। मानते हैं इसके लिए बर्ड्स को खतरा होता है, रेस ज़्यादा निकलती हैं, तो जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको बेहतर करिए, उसको नुकसान कम से कम हो वो करिए। बट अगर हम खाली 4G पे रहे तो हम फिर बफरिंग ही करते रह जाएंगे। आगे आने वाले टाइम में फिर बफरिंग ही होगी हमारे फ़ोन में, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम क्या हैं, नील हैं, हम डेवलप कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन। तो पिटीशन जो फाइल होती है ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो हाई कोर्ट में भी हो जाती है, ठीक। यहाँ पे पिटीशन नहीं होती, पिटीशन ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी आप सिनेरियो समझ गए कि कोर्ट्स हमारे यहाँ पे कितने तरीके की। अब आप बताइए, अगर मैं इस चीज़ को आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देती हूँ, ठीक, और उससे समझाती हूँ, तो यहाँ पे मेरी क्या आएगी, SC, फिर इसके नीचे क्या है, और ये सबसे नीचे क्या है हमारी, लोकल कोर्ट बोल सकते हैं इसको या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन समझ गए, पावर समझ गए। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी एपेक्स बॉडी है, एक एपेक्स कोर्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, यानी कि जो भी निर्णय देगी उसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। पार्लियामेंट भी सिर्फ एक्सेप्शनल है कि पार्डन पिटीशन अगर फाइल होती है किनके पास, किनके पास, प्रेसिडेंट के पास, पार्डन की जो है वो अपील की जाती है, पिटीशन की जाती है प्रेसिडेंट के पास, सिर्फ वही एक्सेप्शनल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या एज इट इज़ रख सकते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट भी ऐसे थोड़ी ना है कि किसी को फांसी की सज़ा मिली और एकदम से कह देंगे नहीं भाई माफ़ कर दो। कैसा क्राइम किया है, किस लेवल का क्राइम किया, फांसी की सज़ा ऐसी थोड़ी ना मिल जाती है। हमारे यहाँ पे तो वैसी ही सज़ा नहीं मिलती। और अगर किसी बंदे को फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है, इट मीन्स वो बहुत साल तक केस चला होगा, उस पर बहुत सारी बहस हुई होंगी, और सुप्रीम कोर्ट से अगर फांसी की सज़ा है तो इट मीन्स उस बंदे ने सच में ही कुछ ना कुछ किया ही होगा, ठीक। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर हम कंपैरिजन करें हमारे, तो हम ज़्यादातर कंपैरिजन करते हैं अमेरिका की जुडिशरी से। तो अमेरिका में जुडिशरी क्या है कि यहाँ पे यूनियन, देखो स्टेट के लिए हमने दे दी है अलग से जुडिशरी, बट ये हमारी सुपीरियर कोर्ट नहीं है, फाइनल डिसीजन यहाँ नहीं होता है। अगर कोई बंदा यहाँ से अनसेटिस्फाइड है तो वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेगा, बट वहाँ पे क्या है कि यूनियन के लिए यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक अलग कोर्ट है, और हर स्टेट के लिए, वहाँ पे 50 स्टेट है, ना संख्या बढ़ती है ना घटती है, ठीक है। जब मैं आपको यूनियन समझा रही थी, फेडरेशन का मतलब समझा रही थी, टेरिटरी का मतलब समझा रही थी, वहाँ पे मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम 28 का 30 कर सकते हैं, 28 का 20 कर सकते हैं, बट अमेरिका में 50 है तो 50 ही रहेगा, ठीक, क्योंकि वो एक किससे, समझौते से, एग्रीमेंट से बना हुआ है। तो उसमें क्या होगी, यूनियन की अलग सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट ही बोला जाता है वहाँ पे, और जो स्टेट होते हैं उनकी अलग सुप्रीम कोर्ट होती है, अलग अलग होती है। वहाँ पे बाइकैमरल चलता है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में चलता है, ठीक। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते ना कि इंडिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत तो इंटरफेरेंस होगा। हमारी ये इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, बस बता दिया कि प्रेसिडेंट के मामले में एक्सेप्शनल। इसमें भी बहुत सारे बीच में डिबेट हैं, उसको अब हम समझेंगे कि कैसे कैसे ये फॉर्म हुई, कैसे कैसे हुआ। अच्छा चलो, सुप्रीम कोर्ट तो पता ही है सबको, दिल्ली में है। अच्छा, हमारी जो सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट है बच्चों, वो कब इस्टेब्लिश हुई? जो सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी कब हुई? अच्छा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? रिपब्लिक बने थे हम ना, यही हुआ था, यही हुआ था नहीं? ठीक है, रिपब्लिक बने थे हम।
इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी, ठीक, 1950 को हमारी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट, ठीक है, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडिपेंडेंट थी, स्टैब्लिश हुई। इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ादी के बाद, ठीक। क्या डेट है? 28 जनवरी 1950। याद रखनी है, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कब स्टैब्लिश हुई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसका हमें ना थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भाई हमने एक बस माइंड में सोच लिया कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसी बॉडी होगी जो कि क्या करेगी, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस को हैंडल करेगी। ऐसा तो नहीं होता ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़रूर होता है। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, याद कीजिए आप, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, कब आया था, ये हिस्टोरिकल बता रही हूँ। क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों यहाँ से। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा। ये गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश थी, पर पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि इसमें अभी हमारे रजवाड़े शामिल थे उस टाइम पे। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद इन्होंने क्या कहा इस एक्ट में कि हमें ना एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी होगी, जो वाद विवाद होता है हमारे अंदर, जो डिबेट होता है आपस में, तो वो लड़ेंगे नहीं, ब्रिटिश, उन्होंने तो हमें ही लड़वाया कि हमारे जो विचारों के हमारा जो विचार हैं, जो हमारी थॉट हैं, वो आपस में नहीं मिलते, हमें डिबेट होता है। तो वो उस डिबेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की ना हम स्थापना करते हैं, स्टैब्लिशमेंट। तो पहली सुप्रीम कोर्ट हमारी कब बनी थी बच्चों? 1974 में, ठीक है। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनी थी हमारी। इंडिपेंडेंट कब बनी है? ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से पूछ लिया जाएगा, ठीक, याद रखना है। ये सुप्रीम कोर्ट बनी है हमारी, ठीक, ठीक है। लॉर्ड एमपी जो थे, एमपे है उनका नाम, लॉर्ड एमपे जो थे इसके चीफ जस्टिस थे, ठीक है। सॉरी, लॉर्ड एमपे, EMPAY, ठीक है। इनके इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक, समझ में आई, ठीक। इसके बाद अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली जो थी, और कहाँ स्टैब्लिश की गई थी ये बच्चों? कोलकाता में, कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में इसको हमने स्टैब्लिश किया था। क्योंकि ऑलमोस्ट जो डिसीजंस होते थे, कोई भी चीज़ की स्टैब्लिशमेंट होती थी, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, मद्रास, पर प्रायोरिटी कलकत्ता, है ना। जैसे आज के टाइम में सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट दिल्ली में है, तो अंग्रेजों के टाइम में वो कहाँ पे थे? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, ठीक, ये आप समझ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, ये होगी एक इन्होंने कोर्ट की स्थापना कर दी, जिसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट कहा, ठीक है। 1774 में पहली सुप्रीम कोर्ट बनी इन इंडिया, बट वो हमारी इंडिपेंडेंट नहीं थी। हम उस समय खुद क्या थे? दूसरों के ऊपर डिपेंड थे, है ना। हमारे ऊपर किसका राज था? अंग्रेजों का राज था। अब उन्होंने बाद में बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत आता है कि 1935 हमने एक एक्ट ले लिया है और उसी में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा चीज़ें हमारी उसी में हैं। अब कोई नई चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, वो उसी में डालते हैं। बट क्रिटिसिज्म ये होता है कि इसको हम 1935 क्यों बोलते हैं, कि 1935 में तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे ना, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने फॉर्म किया था। सॉरी, अंग्रेज़ों ने इसको फॉर्म किया था। तो 1935 जो है, ये हमारा एक्ट आता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1935। अब इसमें ना एक बात कही गई थी बच्चों, एक नाम फेडरल कोर्ट की स्थापना करते हैं। किसकी? फेडरल कोर्ट। अब फेडरल कोर्ट का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे वही वाला सिस्टम हो जाएगा अमेरिका वाला,
ठीक हुआ या नहीं हुआ? अमेरिका में क्या है भाई, सेंट्रल में हमने ऑलरेडी कर रखी है कोलकाता में, फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम एक फेडरल कोर्ट भी बनाएंगे, एक ही बनाएंगे, हर स्टेट के लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक हम क्या करेंगे, फेडरल कोर्ट बनाएंगे, फेडरल हम कोर्ट बनाएंगे, ठीक है। और वो कोर्ट भी बनाई इन्होंने, कहाँ पे बनाई, दिल्ली में बनाई। वो कोर्ट इन्होंने कहाँ बनाई, दिल्ली में बनाई। अब इस कोर्ट की ना डेट पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में कि हमारी फर्स्ट फेडरल कोर्ट दिल्ली में बनी थी, कब स्टैब्लिश की गई थी, 1 अक्टूबर 1937 को, ठीक, 1 अक्टूबर 1937 को, ठीक। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों थी? एक तो क्या है, फर्स्ट फेडरल कोर्ट है ये, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आई है, दिल्ली में स्टैब्लिश है, स्टैब्लिशमेंट की डेट मैंने बता दी है 1 अक्टूबर 1937। बट ये हमारी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, क्योंकि देखो यहाँ पे हायर अपील जो हो रही थी वो कलकत्ता में ही निपटा दी जा रही थी। हायर अपील का मतलब समझते हो, उससे ऊपर आप अपील ही नहीं कर सकते। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो हायर अपील होती है वो यहीं होती है, दिल्ली में होती है, उसके बाहर तो कहीं नहीं जाना ना हमें। बट यहाँ पे क्या था कि जो इसकी हायर अपील होती है ना वो दिल्ली में खत्म नहीं होती, उसको कहाँ पे, लंदन जाना पड़ता उसके लिए। यानी कि हायर अपील जो थी वो लंदन में सुनी जाती थी, यहाँ पे नहीं, तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं थी हमारी, इसको सुप्रीम कोर्ट, समझ में आ गया? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हायर अपील यहीं पे सुनी जा रही है, बट यहाँ पे हायर अपील यहाँ नहीं है, लंदन में है। याद कीजिए 1857 की क्रांति के बाद क्राउन रूल चल गया था, चला था या नहीं चला था? अब क्राउन ही जो सारे मेन मुद्दे हैं, जब पता है कि वहां पे सारे जो अपर लेवल तक बंदा पहुंच गया है और उससे भी सेटिस्फाइड नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा मुद्दा होगा, तो बोला ठीक है भेज दो लंदन। तो हायर अपील उनकी कहाँ, लंदन में सुनी जाती थी, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कही जा सकती। अब इसमें पता है बच्चों कितने जज थे, इसमें आपके 4 जज थे, ठीक है, कितने, 4 जज थे। अरे ठीक है, 4, कभी मोटा हो जाता है पेन कभी, इसमें कितने जज थे, 4 जज थे, ठीक। अब इसमें जो 4 जज थे टोटल इसमें, तो जो इनके चीफ जस्टिस थे उनका नाम था मॉरिस गोयर, MORIS, मॉरिस, ठीक है, ठीक है, गोयर। ठीक है, ये इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। बट इसमें ना एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, इसलिए यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, हमारे लिए एक अच्छी बात थी, यानी कि ये तो चीफ जस्टिस हो गए, इसके बाद 3 जज बचे, 3 में से जो लास्ट नंबर पे जज आते थे, यानी कि जज नंबर 4, ठीक है, जज नंबर 4 वो हमारे इंडियन थे। क्या नाम था उनका, नाम लिख लीजिए, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है, हरिलाल जे कानिया, ठीक है, हरिलाल जे कानिया, ठीक, हरिलाल जे कानिया, ठीक, समझ में आ गई बात आपको? ये हमारे इनके 4th जज थे, 4th नंबर के जज, 4थे नंबर के जज थे। क्यों लिया भाई इनको 4th नंबर के जज पे? क्योंकि आपको पता था ना हर चीज़ में अब इंडियंस जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और यहाँ पे मूवमेंट हमारे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए थे। इसके बाद क्या हो गया था, आपको भारत छोड़ो आंदोलन याद है? तो बहुत सारे मूवमेंट चले थे, और इसके 10-12 साल बाद ही हम आज़ाद हो गए थे। ठीक, समझ में आ गई? ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब आ जाइए यहाँ पे, अब हम इसको यहाँ पे हमने स्टैब्लिश कर दिया, अब हम आज़ाद हो गए। पहली कलकत्ता में, दूसरी दिल्ली में, ठीक है,
तीसरी हमारी, जो कि हमारी पहली इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट थी, 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में स्टैब्लिश की गई। दिल्ली में ही है, ठीक, अभी भी दिल्ली में ही है, दिल्ली में स्टैब्लिश की गई। तो उसके फर्स्ट जो चीफ जस्टिस बने वो कौन थे? जो ये हरीलाल जे कानिया है ना, यही हमारे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, लिख लीजिए, ठीक है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हरीलाल जे कानिया। और आज के टाइम में कौन है? या तो पहला पूछा जाएगा या करंट का पूछा जाएगा, बताइए करंट में कौन है? मैं तो क्लास में बताती रहती हूँ, आज उसने शपथ ली, आज उसने शपथ ली। मेरा काम ही यही होता है कि 5-10 मिनट बच्चों के साथ क्वेश्चन आवर गेम खेलने का, है ना। या कोई भी टॉपिक उठा लेती, जैसे आज एनेस्थीसिया वाला उठाया, तो ये भी साइंस से रिलेटेड ही टॉपिक ही था कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कब असर नहीं करता, तो है तो नॉलेज ही ना। अब बताइए, ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, एट प्रेजेंट कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और क्या नाम है उनका? 51, ठीक है। कौन से नंबर के हैं इस समय? 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या नाम है बच्चों उनका? संजीव। वो अपना नाम ऐसे लिखते हैं भाई, संजीव, GJIV, JEEV नहीं लिखते, संजीव खन्ना, ठीक, संजीव खन्ना है इस टाइम पे। किस दिन इनको ओथ दिलाई थी? 11 नवंबर 2024, पिछले महीने, 11 नवंबर 2024, ठीक, पिछले महीने इनको प्रेसिडेंट ने ओथ एंड अफर्मेशन दिलवाई है। समझ में आ गई? अच्छा, यहां से पूछा जा सकता है कि कितने टाइम के लिए रहेंगे? हाँ, क्योंकि इनका कोई वो डिफाइन नहीं है, जैसे कि हमारा लोकसभा का हमने कर दिया कि मैक्सिमम 5 ईयर तक रहेगी, उसके बाद अपने आप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। सिंक वर्ड नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, क्योंकि अपने आप जा रही है, टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है। प्रेसिडेंट 6 ईयर के लिए आते हैं, प्रेसिडेंट 5 ईयर के लिए आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट 5 ईयर के लिए आते हैं, राज्यसभा के सदस्य मेंबर ऑफ राज्यसभा 6 ईयर के लिए आते हैं। सबका टाइम पीरियड्स ना फिक्स है यहाँ पे, मैक्सिमम तो एटलीस्ट लिखा है, बट यहाँ पे ना टाइम पीरियड इनका फिक्स नहीं किया है कि 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, वो फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एज फिक्स है, आगे हम पढ़ेंगे, एज फिक्स है 65 ईयर्स तक। जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते तब तक ये अपनी पोस्ट पे बने रहेंगे, चाहे ये 1 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट करें, 2 का करें, 10 का करें, ठीक। अब इनका जन्म कब है? देखो प्रेजेंट में जो है ना, उनकी कुंडली निकाल लो, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इनका जन्म कब है? 14 मई 1960। ये कब पैदा हुए? 14 मई 1960 को ये पैदा हुए, ठीक। और अब कितना चल रहा है? यानी कि इस टाइम पे 64 साल के हैं, ठीक, 64 ईयर के हैं। तो कब रिटायर होंगे? अभी 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इतने टाइम पीरियड के लिए आए, 6-7 महीने के लिए। समझ में आ गई? तो जो भी करंट से रिलेटेड चीज होगी वो आपको अच्छे से पढ़नी है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलो अब ये हमारा हो गया। अब हम स्लाइड पे चलें। चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट आपको पहले ही बता दिया हमारी कि ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, ठीक, टॉप, एट द टॉप, या इसको अपेक्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, एंड द हायर कोर्ट बिलो इट। अभी मैंने आपको सारा समझाया। हायर कोर्ट और इसके नीचे अंडर आ गया, देखो अंडर हायर कोर्ट के नीचे क्या होगी? हमारी सबॉर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाएंगी, अदर लोअर कोर्ट्स आ जाएंगी, जिसको हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी बोलते हैं, लोक अदालत भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्या हो गया? ये किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक।
अब ये क्या करती है, इसका मुख्य काम क्या होता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको बना के रखना। कोई भी उनके बीच में क्या होगा, एज वेल एज द स्टेट लॉ, ठीक है, इनफोर्स बोथ, दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी आती है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें फिर इंटरफेरेंस करती है। ठीक, समझ में आ गया, दिक्कत कोई? नेक्स्ट चलिए। बता चुकी हूं मैं पहले ये सब आपको। 28 जनवरी 1950 को हुआ है, इसमें मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं डाला है। सक्सीड एट द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, यही है सर्वोच्च, यही है सुप्रीम, तभी तो सुप्रीम बोलते हैं, हिंदी में सर्वोच्च बोलते हैं, ठीक है। स्टैब्लिश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, आर्टिकल 124 to 107 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द आपका ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंसी, जुडिक्शन, पावर, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पूरा सुप्रीम कोर्ट हम आर्टिकल 124 से लेके 147 तक पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? पहले ही ये सब मैंने आपको इसलिए एक बेस बना दिया था ताकि आपको समझ में आए ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है भाई उसका। ठीक, ये अपडेटेड नहीं है, अपडेट मैं इसको अभी यहीं पे करती हूँ। ठीक, जब एट प्रेजेंट जो है ना बच्चों, ये एट प्रेजेंट आज के टाइम में ये जो 31 लिखा है ये आपका 30 कितना है 4 है। ठीक है, अभी आप ये सारे नंबर्स लिखते चले जाइएगा, मैं यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैसे कैसे हमारे जजेज की जो संख्या है वो इंक्रीज होती गई। ठीक, अच्छा मुझे बताइए कि जजेज की जो संख्या होती है इसको इंक्रीज और डिक्रीज कौन करता है? नो, पार्लियामेंट। हम कहते हैं, देखो अभी बहुत कंट्रोवर्सी आएगी इसमें कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है भी, बहुत हद तक है भी, और ये कहते हैं कि इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस है भी नहीं, पर कई मामलों में अभी अब आगे देखेंगे, मैं जब आपको पढ़ाऊंगी आगे देखेंगे कि कई मामलों में आपको लगेगा कि अरे जुडिशरी तो कुछ है ही नहीं, पूरा तो एग्जीक्यूटिव ही कर रही है। ठीक है, कंट्रोवर्सी आती है हर चीज में। तो एट प्रेजेंट अभी इसको लिखते चले जाइए, द पार्लियामेंट इंक्रीज दिस नंबर। ठीक है, ऐसे ऐसे चला। पहले ओरिजिनली कितने थे हमारे पास? 7 होते थे। ठीक है, ओरिजिनली कितने होते थे? 7 होते थे हमारे पास, जब हमने इसको बना दिया था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। सॉरी। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, वर्कलोड बढ़ता चला गया, और पता है उस टाइम पे क्या बोला गया था कि ये नंबर ना फिक्स हैं। पार्लियामेंट की तरफ से बोला गया कि ये जो नंबर है कि 1 जज होगा और 1 चीफ जस्टिस होंगे और 6 जज होंगे। ये जो संख्या है हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए ये इनफ है, ये फिक्स है, हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। पर दिखा ना कि इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा मामले हैं, यूनियन वर्सेस स्टेट, किसी आदमी का मामला है, हम भी तो नागरिक हैं, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं, बताएंगे कैसे कर सकते हैं, है ना। वो बहुत सारे हो गए तो वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो 7 बंदे कैसे हैंडल करेंगे? बेशक उनके नीचे उनकी एडवाइजरी कमेटी बैठी है, तो एटलीस्ट डिसीजन तो 6 बंदों को ही लेना है ना, खाली 6 बंदे, और जो मेन बंदे होंगे वो एक और लगा लीजिए, चलो 7 हो गए, तो कैसे चलेगा? तो अब क्या किया पार्लियामेंट ने कि नहीं, अब हम ना टाइम टू टाइम इनकी संख्या जैसे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने 1956 में ही बढ़ा दी। ठीक है, 1956 में बढ़ा दी। कितनी की 1956 में इन्होंने? पहले कितनी थी? 7 थी, अब कर दी 11। अब जो ओरिजिनल संख्या होगी ना बच्चों, उसमें से 1 चीफ जस्टिस होगा और दूसरे अदर जजेस होंगे, यानी कि 11 में से 1 हमारे चीफ जस्टिस होंगे, यानी कि CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऊपर भी लिखा हुआ है, और बाकी के 10 जो होंगे वो हमारे अदर जजेस होंगे। ठीक है, ठीक है अदर जजेस होंगे यानी कि अन्य जज होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। समझ में आई? इसके बाद हम अब आ जाओ 60 में, 4 साल बाद इन्हें फेर लगा के नहीं भाई हम हिंदुस्तानी हैं, तो
और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इन्होंने क्या किया, अब कर दी 14, ठीक 14 यानी कि 1 + 13। अब ये आप अंडरस्टूड कर लेना, आगे मैं नहीं इसको करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ सम लिखूंगी, जो भी मैं अब नंबर लिखूंगी उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, बाकी अदर जजेस होंगे। इसके बाद 1977 में आ जाइए। 1977 में इन्होंने फिर इंक्रीज की, अब कर दी इन्होंने 18, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए 1986 में, अब इन्होंने कितनी कर दी, 1986 में इन्होंने कितनी की बच्चों, 26 कर दी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आपका 2009 में आ जाइए, ठीक है, 2009 में आ जाइए। अब इन्होंने कितनी कर दी, यहाँ पे 31 कर दी, ठीक है, 31 कर दी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और लास्ट में जो भी इन्होंने संख्या बढ़ाई है वो 2019 में बढ़ाई है, कोरोना से जस्ट पहले। अब एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे 34 मेंबर हैं, जिसमें 34 में से 1 तो हमारे चीफ जस्टिस हैं, CJI हैं, और बाकी के 33 मेरे अदर जज हैं, ठीक। समझ गए कैसे कैसे इंक्रीज हुआ, समझ गए। एट प्रेजेंट क्या है, 34 है, ठीक समझ गए। चलो भाई अगला, चलो जज अपॉइंटमेंट। बड़ा क्रिटिसिज्म है इसमें, सिंपल सी लैंग्वेज में लिख दिया है ये बस कि हाँ कौन करता है अपॉइंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, है ना, वही ओथ एंड अफर्मेशन दिलाएंगे, सिंपल सी बात है। राष्ट्रपति कर देंगे, खासकर किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और बाकी को रिकमेंडेशन पे कर देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। बट इसमें भी ना बड़े लोचे। अब लोचे कैसे, अब आप समझिए ये क्या बोल रहा है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सिंपल सी लैंग्वेज में। और होता भी यही है कि प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, भाई किसी की रिकमेंडेशन पे कर देगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जज, कुछ जज लेगा जो सीनियर मोस्ट होंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा लिया। कंसल्टेंसी क्या होती है, नहीं मैं वो तो ठीक है, कंसल्ट का तो मतलब कंसल्ट होता क्या है, सिर्फ पूछेगा, वो आपको कुछ बता सकता है। बट अब मैं आपको कोई चीज कंसल्ट कर रही हूँ कि बच्चों आप ना वन डे छोड़ दो, आप यूपीएससी कर लो, मैंने आपको कंसल्ट किया, तो जरूरी थोड़ी ना कि आप मेरी बात मानोगे। नहीं भाई यूपीएससी टाइम टेकन प्रोसेस है, मैम मुझे जल्दी जॉब चाहिए, तो एटलीस्ट मैं क्या करूँ, वन डेयर्स के लिए फाइट करूँ, बाद में मैं यूपीएससी के लिए प्रोसीड करूँगा। कंसल्ट का मतलब होता है कि केवल बातों को सुनना, मानना जरूरी नहीं है। अब ये जो वर्ड है ना, इसी के ऊपर बड़ा डिबेट है, ठीक। कंसल्ट, विचार विमर्श, परामर्श, है ना। देखो हिंदी में कहाँ होगा, ये रहा परामर्श, ठीक है, शादी हो रही है किसी की, ठीक, परामर्श। तो इसमें वही होगा कि ये तो आप सिंपल सी लैंग्वेज समझ गए कि प्रेसिडेंट करते हैं और रिकमेंडेशन पे करते हैं, सीनियर मोस्ट जज की रिकमेंडेशन पे कर देंगे, ठीक है, ठीक। अब ये होता कैसे है, अब ये जो कंसल्टेशन जो वर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों डिबेट है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी क्रिएट हुई, और एड सिनेरियो क्या है अब हम उसको पढ़ते हैं। चलो देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, चीफ जस्टिस कौन बनते हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, यही है। आज भी शायद नहीं, आज भी यही रूल्स होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होते हैं हम उनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं, ठीक है। बट इसमें हुआ क्या, सबसे पहले कहाँ पे इसका वो हुआ कि भाई हम क्या करते हैं, ये हमारा सिनेरियो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे, भाई आज के टाइम में 34 हैं, एक यहाँ पे हो गया हमारा 1 और 33 मेरे इधर हो गए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये हमारे अदर जज हैं, ठीक है, अदर जज हैं हमारे, ठीक, समझ में आ गई। इनकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि सीनियर जो होंगे, सीनियर मोस्ट जज, ठीक,
सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो आपके, हम उनको अपॉइंट कर देंगे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही होता है। बट हुआ क्या कि 1975 में 1975 में होता क्या है कि एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं जिनका नाम होता है A.N. रॉय। ठीक है, क्या नाम होता है इनका? A.N. रॉय। इनको ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाता है, बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ठीक, A.N. रॉय, यानी कि इनका पूरा नाम है अजीत नाथ रॉय। लिख लीजिए, मटेरियल में मैं नहीं दूंगी, खुद बनाओगे तभी दिमाग दौड़ाओगे। ठीक, A.N. रॉय है, अजीत नाथ रॉय, ये इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। बट इनसे भी सीनियर जज थे 3, इनसे ऊपर भी, यानी कि इनसे ऊपर और 3 सीनियर मोस्ट जज बैठे हुए हैं। जबकि हमारा, हम क्या बोलते कि सीनियर मोस्ट जज को हम यहाँ पे अपॉइंट करेंगे, यही बोलते हैं हम, जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, जो सबसे ज्यादा होगा उसी को बनाएंगे। मैं बोल दूं कि भाई तुम्हारे में जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा उम्र में, ठीक है, एक्सपीरियंस छोड़ दीजिए, बस मैं मॉनिटर की बात कर रही हूँ, मैं उसको बनाऊंगी। और मैंने क्या किया कि सबकी उम्र पूछ ली और जो चौथे नंबर का बंदा था उसको मॉनिटर बना दिया। तो उसके ऊपर भी तो 3 हैं सीनियर मोस्ट, उसको क्यों नहीं बनाया मैंने? तो यहीं से यहाँ पे डिबेट चालू हो गया कि यहाँ पे अब क्या कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया, इनके ऊपर 3 सीनियर मोस्ट जज ऑलरेडी बैठे हुए हैं और आपने अब क्या कर दिया, ये बना दिया। वैसे डिबेट चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक है, अच्छा, और अदर जजेस कैसे होते थे? अब ये सिनेरियो हमारा कब तक चला है? देखो बच्चों, 1950 से लेके हमारी स्टैब्लिश हो गई थी ना, कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गई थी फर्स्ट। 1950 से लेके और कब तक? 1993 तक यही मुद्दा चला। 1950 से लेके 1993 तक हम लोग इसी मेथड पे चलते आ रहे हैं। डिबेट तो हमारा यहीं से शुरू हो गया था, पर एकदम से चीज़ें जब हायर बॉडी में कोई चेंज करना होता तो एकदम से नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे डिबेट यहाँ से आना शुरू हो गया था कि जब आप बोल रहे हो कि सीनियर मोस्ट जज को हम CJI बनाएंगे, तो आपने उनके ऊपर 3 थे, उनको क्यों नहीं बनाया, इनको क्यों बनाया? अब क्यों बनाया समझिए। जब वहाँ पे जजेस बनते थे उस टाइम पे क्या होता था, प्रेसिडेंट बनाते हैं, यही होता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं। बट वहाँ पे क्या था, COM की रिकमेंडेशन पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब प्राइम मिनिस्टर, PM की रिकमेंडेशन पे बना रहे हो, तो क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव घुस गई ना जुडिशरी में। और हम बोलते हैं जुडिशरी इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी। तो क्या अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है? तो एग्जीक्यूटिव तो सीधा घुस रही है ना भाई। प्रधानमंत्री ने बोला या COM ने बोला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि फलाने आदमी को आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दीजिए प्रेसिडेंट बोले कि ठीक है हम बना देते हैं, उन्होंने बना दिया। तो यहाँ पे तो जुडिशरी कहीं रही नहीं, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, मेंबर नहीं है बट पार्ट है। कल भी, परसों जब भी क्लास हुई थी लास्ट, तभी भी ये बात बोली थी कि क्वेश्चंस आता है यहाँ से कि अगर पूछ ले कि पार्ट है तो यस करेंगे, बट मेंबर है तो नो करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ओनली पार्ट है, मेंबर नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या था, रिकमेंडेशन तो कर दी। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी जॉब लेने जाओगे, प्राइवेट, सरकारी नहीं, सरकारी की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी फ्लुएंस बंदे का रिकमेंडेशन लेटर लेके उनके पास पहुंच गए, और जिस बंदे का रिकमेंडेशन लेटर लेके आप पहुंचे हो, और वो बंदा, जो बंदा आपको अपॉइंट करने वाला है, वो बंदा आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है या एक ही यूनिट के बंदे हैं, तो ऑलमोस्ट 99.9% क्या होगा कि आपकी जॉब लग जाएगी। रिकमेंडेशन होता है ये। और कंसल्ट, यहाँ पे इन्होंने एक टर्म और जोड़ी कि जो हमारे ये जो प्रेसिडेंट हैं और जो PM है, इन्होंने मिलके जिस बंदे को वो नियुक्त किया है, वो जो CJI होगा एट प्रेजेंट, उसकी
कंसल्टेशन पे हम क्या करेंगे, जजेस को नियुक्त कर देंगे। कंसल्टेशन मांगी है बस यहाँ पे, ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं, कंसल्टेशन, कंसल्ट करेंगे बस, ठीक है, कंसल्ट करेंगे। इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने लिख क्या दिया। कंसल्ट, अब ये जो कंसल्ट वर्ड है ना, इसी पे सारा डिबेट हो जाता है। कंसल्टेशन की हाँ इसको बनाए या नहीं बनाए, और अगर सीजेआई भी बोल देंगे कि बनाए, बट अगर ये बंदा बोलेगा कि नहीं बनाना है, इसने बेशक मना कर दिया, पीएम बोलेंगे कि बनाना है तो प्रेसिडेंट बना देंगे, तो इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। जुडिशरी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव अप, समझ गए ना। तो कंसल्ट वर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या हुआ, अब ये मामले ऐसे चलते रहे, 1-2 केसेस और आए, ठीक, पर हाईलाइट कौन सा केस है, ए एन रॉय का, क्योंकि सबसे पहले यही इंसिडेंस हुआ था। मैं क्या बोलती हूँ, सबसे पहला, या इतना ज़्यादा फेमस हो कि बवाल मच गया, ठीक, या तो पहला होगा या करंट का होगा, पूछा जाता है क्वेश्चन जो सबसे पहला सबसे अंतिम, अंतिम मीन्स जो एट प्रेजेंट चल रहा है, या फिर बीच में अगर कोई ऐसा केस आया कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ हमारी कंट्री पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, वो पकड़ना है, ठीक। ऐसे बहुत सारे केस आए। अब क्या होता है कि फर्स्ट जज केस आता है अब यहाँ पे। अब इस वर्ड के ऊपर जो चल रहा था, नहीं ये गलत है, हमारी तो तुमने स्वतंत्रता खत्म कर दी, हम इंडिपेंडेंट कहाँ से हुए, है ना। तो अब एक केस आता है हमारा, फर्स्ट जज केस बोला जाता है बच्चों इसको, ठीक है, फर्स्ट जज केस, ये कंट्रोवर्सी है, ठीक है, फर्स्ट जज केस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते, कभी कभी क्या पूछ ही लेते हैं ऐसे, फर्स्ट जज केस, ठीक। क्या केस था, एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, एक बार लिखूंगी फुल फॉर्म, बाकी मैं इसको यूओआई से डिनोट करूंगी, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, आप लोग उसको पूरा लिखेंगे, नहीं तो कुछ टाइम बाद खुद ही भूल जाओगे कि ये यूओआई क्या था। सीजेआई तो सिंपल सा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक। अब ये केस आया हमारा 1982 में, ईयर आगे लिख लीजिएगा, 1982 में ये केस आ गया जी सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे ना कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ पे बस एक ही वर्ड पूछा गया, भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें बस इस वर्ड का मीनिंग बता दीजिए, और हम कुछ नहीं पूछना चाहते आपसे, कंसल्ट वर्ड का मीनिंग बता दीजिए। हमारा मतलब कि एटलीस्ट ये पूछा जाता है कि आप हमारी औकात बता दीजिए, है ना, कि हम कहाँ तक इंटरफेरेंस कर सकते हैं, कहाँ तक कंसल्ट कर सकते हैं, मानोगे भी या नहीं भी मानोगे, यही पूछा। अब यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि कंसल्ट वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एडवाइस है। क्या है, एडवाइस। अब एडवाइस क्या होती है, सलाह, एडवाइस क्या होती है, सलाह, सिर्फ हम सलाह दे सकते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को, पीएम यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, काम सारा पीएम कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो केवल प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि जी आप इसको बना लीजिए या नहीं बनाइए, मानना ना मानना पूरा इनके ऊपर है, यानी कि यहाँ पे 0। अब इस पूरे सिनेरियो से, फर्स्ट जज केस से आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, बताओ क्या कंक्लूजन निकलेगा। देखो, हाँ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये अलग अलग बॉडी है, पर एग्जीक्यूटिव ना पूरी तरीके से इसके ऊपर ओवर रूल किया हुआ है, कंक्लूजन यही निकला ना। और हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष, यही हमारा कंक्लूजन निकला कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो जुडिशरी के ऊपर पूरी तरीके से ओवर रूल करती है, यानी कि वो ही बनाएगी जो कुछ बनाएगी। अब अगर ये सिनेरियो है बच्चों,
अब यहाँ पे आ जाइए, फिर से सवाल उठता है, फिर से डिबेट इसी चीज़ पे होता है कि नेताओं के केस है, किसी भी मिनिस्टर का केस है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सीओएम की रिकमेंडेशन पे, पीएम की रिकमेंडेशन पे जज नियुक्त करते हैं। तो जज भी इनके, सरकार भी इनकी, मंत्री का केस भी इनका, तो सब कुछ रूलिंग पार्टी का। तो फिर जस्टिस कहाँ होगा, तो जस्टिस तो है ही नहीं। तो ये था केस नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसके ऊपर फिर बात चली, बहस हुई, ये इन्होंने बोला। अब आता है हमारा बच्चों क्या आएगा, सेकंड जज केस। ठीक है, क्या आएगा हमारा, सेकंड जज केस। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये केस। ठीक है, सेकंड जज केस। ठीक, कौन से ईयर में आया, 1993 में आया ये। ठीक, 1993 में ये केस आया। अब इसमें फिर वही चीज़ बोल दी कि भाई ना हमारी समझ में नहीं आया, अभी तक भी बोल दिया कि कंसल्ट वर्ड, वही वर्ड पकड़ा हुआ है अभी भी, कंसल्ट। इसका मीनिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बताया था, वो अगर हम उस चीज़ को क्या करते हैं, अगर हम उस चीज़ को अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार वो करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव इज द सुप्रीम, उसमें दिख रहा है साफ साफ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें तो बोला जाता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशंस है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारे जो डिसीजन है, दिए हुए डिसीजन है, उसको ओवर रूल्ड सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर पढ़े हो ना, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कहा गया है कि ओवर रूल्ड केवल और केवल अपने डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते हैं। सुल्तान मूवी किस किसने देखी है, सलमान खान की है ना, उसमें वो जीतता रहता है, हारता है, फिर जीतता है, हारता है, वो उसके ऊपर पूरी स्टोरी है उसकी। उस पे लास्ट में जब वो रेसलिंग के लिए फील्ड में जाता है, तो वो टॉप रेसलर से उस समय फाइट कर रहा होता है और वो उससे बुरी तरीके से हार रहा होता है। तो उसको अपने गुरु की बात याद आई, गुरु ने ये कहा कि सुल्तान को केवल सुल्तान ही हरा सकता है और कोई नहीं। तो वो अपने जो कंपटीटर था उसमें वो खुद को देखता है और फिर उसको हरा देता है। तो सेम यही है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल कर सकती है और कोई नहीं। फिर से आ गया ये मुद्दा फिर से मुद्दा आ गया, फिर से बोला इसको डिफाइन कीजिए, अच्छे से कीजिए, अब की बात डिफाइन कीजिए, हमें समझाइए परिभाषा क्या है। डिफाइन करने के लिए बोला। अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता, अब यहाँ पे ओवर रूल्ड कर देता है वो अपने पहले डिसीजन को, जो उसने फर्स्ट जज केस में कहा गया था। ठीक है, इसने अब कंसल्ट का मीनिंग क्या बोला, कंसल्ट का मीनिंग इन्होंने बोला बाइंडिंग। क्या बोला, बाइंडिंग, यानी कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे उन्हीं को ही जज बनाया जाएगा। ठीक, बाइंडिंग, जिसको भी वो बाइंड करेंगे। ठीक है, जिसको भी वो बाइंड का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि जल्दी से फटाफट से अपने नोट्स बना के बाइंड अप करो, खत्म करो, तो बाइंड अप का मतलब है कि कंसल्टेंसी आप कर लो, कंसल्ट कर लो, एडवाइस दे लो, कुछ भी कर लो, पर लास्ट में जो बाइंडिंग करेंगे ना वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे और वो माननी पड़ेगी आपको। ठीक, समझ में आई, ये बात बोली गई। बाइंडिंग वर्ड यूज कर दिया, ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा बाइंडिंग वर्ड कौन से केस में यूज किया गया था। ठीक, बट बाइंडिंग ऐसे नहीं हो जाएगी, जो इनके नीचे क्या होगा, एक कोलेजियम बनेगा बच्चों। ठीक है, कोलेजियम बनेगा, यानी कि बहुत सारे मेंबर्स होंगे। ठीक, कोलेजियम बनेगा, यहाँ पे इनके नीचे एक कोलेजियम बनेगा, उस कोलेजियम की सलाह करेंगे। कोलेजियम भी इनका खुद का होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें एग्जीक्यूटिव्स के बंदे होंगे, वो करेंगे। सेकंड केस समझ में आ गया, ये था हमारा सेकंड केस। ठीक, अब आता है हमारा थर्ड जज केस। हाँ, अकेला बंदा निर्णय थोड़ी ना ले सकता है। प्रेसिडेंट क्या सोचते हो आपकी प्रेसिडेंट
पीएम को ऐसी शपथ दिलवा देते हैं, बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेड करते हैं उनको। ऐसी सीआईजी जो अभी ये संजीव खन्ना बने, बहुत सारे सीनियर मोस्ट जज ने रिकमेंड किया होगा तभी वो बने होंगे। ठीक, खाली डिसीजन नहीं ले सकते, पर पावर उन्हीं के पास होती है उनको अपॉइंट करने की। ठीक, समझ गए। अब थर्ड जज केस पे आ जाइए। थर्ड जज केस पे आ जाइए हमारा। थर्ड जज केस कौन से ईयर में आया? अब यहाँ पे कंसल्ट का मतलब समझ में हो गया। अब क्या हो गया, अब कहीं ना कहीं जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव पे हावी हो रही है। थर्ड जज केस आ जाता है हमारा 1998 में। ठीक, 1998 में ये केस हमारा आता है। इसमें क्या कहा जाता है, कोलेजियम। ठीक, कोलेजियम डिफाइन करो। अब जो वो कोलेजियम था, अब इसको बोला गया कि जो इस सेकंड केस था हमारा कोलेजियम, अब उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने बोला। तो कोलेजियम क्या था? कोलेजियम को यहाँ पे डिफाइन किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर जज, यानी कि एफ होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 अदर जज। ठीक है, और अदर भी ऐसे नहीं है, ये सीनियर जज होंगे बच्चों। ठीक, सीनियर जजेस। ठीक, 4 सीनियर जजेस होंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये कोलेजियम बन गया हमारा, ये पूरा कोलेजियम है। इस कोलेजियम में यानी कि इनके पास 4 जज और होंगे इनके अलावा। कोलेजियम ये है, इन्होंने बता दिया। अब ये पूरा कोलेजियम क्या करेगा, प्रेसिडेंट को, यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठा देती हूँ, प्रेसिडेंट को क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करेगा यहाँ पे, कंसल्ट नहीं करेगा, एडवाइज नहीं करेगा, यानी कि बाइंडिंग वाला काम करेगा यहाँ पे। वो क्या करेगा प्रेसिडेंट को कि इस फलाने आदमी को आप क्या करिए, जज बना दीजिए। ठीक, तो बोलते हैं चलो ठीक है, आ गया। अब इनके पास एक पावर होती है प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे कि ओनली 1 टाइम, जैसे बिल भेजते हैं ना एक बार रिकमेंडेशन के लिए, सॉरी रिकंसिडरेशन के लिए, तो ऐसे यहाँ पे भी 1 टाइम, ओनली 1 टाइम, केवल एक बार, ओनली 1 टाइम ये उस जिस भी बंदे का नाम इन्होंने रिकमेंड किया है उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देंगे। बाकी इसके बाद राष्ट्रपति के पास कोई भी पावर नहीं बचती है। बाद में भी अगर वो वापस भेज देते कि नहीं सही बनाना तो शपथ दिलवानी पड़ेगी। थर्ड जज केस समझ आ गया, कोई दिक्कत? कौन? हाँ, तो वो तो यही तो हमारी एक्चुअल तो स्थिति यही होनी भी यही चाहिए। जब इंडिपेंडेंट बना रखा है तो जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं होना चाहिए। बट अभी भी देखो कई चीज है कि जजों की संख्या घटानी है बढ़ानी है, वो पार्लियामेंट ही करेगा, जज नहीं करेगा। कंट्रोवर्सी चलती है, जैसे कोई एक्ट बना दिया कि ये अपराध करने पे ये सजा होगी, और उसमें क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू लॉ आपका सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी, अलग से तो नहीं देगी, जो लॉ बुक में लिखा है, जो एक्ट है, जो कानून है उसी से ही तो देगी सजा। यही तो होता है ना। बट पार्लियामेंट अगर उसमें अमेंड कर दे तो फिर तो अब बताओ कौन सुपीरियर हुआ? तो ये कंट्रोवर्सी मामला है। ठीक, मान लो अगर पार्लियामेंट ने किसी भी एक्ट में अमेंड कर दिया कि पहले क्या होता था कि 7 खून करोगे तब फांसी की सजा होगी, मान लो ये लॉ है, बट अब पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, उसको अमेंड करके कर दिया कि आप अब 12 खून कर दो तब फांसी होगी, 7 पे नहीं होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा वो 12 खून पे फांसी की सजा वाला ही देगा। बट वो कब देगा? जिस दिन से वो रूल बना है। पीछे वाले केस पे तो पीछे की सजा सुनाई जाएगी, तो कर दिया ना अमेंड उसको, ये होता है। थर्ड केस समझ आ गया। फोर्थ जज केस पे आ जाओ भाई। ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं ना पहले इनसे क्वेश्चन पूछूंगी, जो आज फैक्ट बता रही हूँ ना, पहले इनसे पूछूंगी। अगर ये आप आगे करोगे तो आगे क्लास चलेगी, नहीं तो जब तक ये घोट के नहीं पी जाओगे क्लास में आगे लूंगी नहीं। ठीक, तो ये हो गया फोर्थ जज केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जो क्लास है आपकी वो इसी पे चलेगी।
ठीक, 4th जज केस, ठीक है, एट प्रेजेंट लेटेस्ट में आया 2015, ठीक है, 14-15, ठीक। अब 4th जज केस में क्या कहा गया, ये इन्होंने अमेंड किया, किसने अमेंड किया, एग्जीक्यूटिव ने, हमारे पार्लियामेंट ने, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, ठीक। यानी कि आप समझ सकते हो बच्चों, ये जो चीज है ये अगर 15 में ना हो के अगर मैं इसको 14 लिख दूं तो कुछ गलत होगा, क्योंकि कोई चीज पहले बिल आती है तभी एक्ट बनती है ना। तो अगर यहाँ पे 4th जज के 2014 या 15 आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ईयर ठीक है, ठीक है, किसी बुक में 14 है, किसी बुक में 15 है। अब इसमें एक डिमांड की गई, एक बात कही गई कि आप क्या कीजिए, लिखो इसको कॉपी में, आप क्या कीजिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाइए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाइए, NJAC बनाइए, ठीक। ये कमीशन बनाओ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये बनाओ। अब इस कमीशन में क्या करो बच्चों, इस कमीशन में उन्होंने बोला कि इस कमीशन में क्या करना है, इसमें 6 मेंबर होंगे, कितने, 6 मेंबर होंगे इस कमीशन में, 3 सुप्रीम कोर्ट के और 3 किसके, गवर्नमेंट के, समझ में आई, 3 सुप्रीम कोर्ट के और ये हो गए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब जो रूलिंग पार्टी है, कोई भी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, कोई सी भी पार्टी हो सकती है, गवर्नमेंट में जो है, ठीक है, जिसकी गवर्नमेंट है, और ये 3 बंदे होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक। ये एक कमीशन बनाने की बात की गई। अब इस कमीशन में क्या होगा, जो 3 इसके बंदे कैसे होंगे, एक तो इनमें होगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक मेंबर हो गया, कितने मेंबर बचे बच्चों, 2। अब ये जो 2 मेंबर बचेंगे ना हमारे, ये जो 2 बचे हुए हैं, ये इन दोनों को कौन रिकमेंड करेगा, यही बना देगा, यानी कि एक जज और 2 सीनियर मोस्ट जज, सीनियर को ही लेंगे ये भी, ये वाला सिनेरियो समझ गए। एक तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और जो बाकी के, यानी कि ये हो गए A, ये हो गए B और ये हो गए C। तो A तो हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, B और C को कौन बनाएगा, A बनाएगा, ठीक, उसकी रिकमेंडेशन पे बन जाएंगे। अब गवर्नमेंट में देखो इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट में इन्होंने बोला कि भाई 3 बंदे जो होंगे गवर्नमेंट के, जो 3 बंदे होंगे, पहला बंदा होगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, होता है जैसे मिनिस्टर होते कैबिनेट रैंक के, ऐसे क्या होगा, लिखो इसको, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक, लॉ एंड जस्टिस, एक बंदा तो ये हो गया, ठीक। और बाकी के ये जो 2 बंदे बचे, ये वाला और ये वाला, यानी कि एक यहाँ पे बंदा है और एक यहाँ पे बंदा है, ये जो 2 बंदे बचे, इनको कौन करेगा, ये भी इन दोनों के लिए देखो इन्होंने क्या रायता फैलाया है। अब इन दोनों बंदों को अपॉइंट करने के लिए फिर एक कमेटी बनाओ, ठीक है ना। अब देखो यही होता है बच्चों, ध्यान से समझना इस चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और यहाँ पे ना मैं पूरा लिख देती हूँ क्योंकि COM का मतलब कमीशन होता है और ये कमेटी है, नोट ए कमीशन, सीखा है। तो ये होगा कमेटी, ठीक, ये क्या हो गई हमारी कमेटी, ये कमेटी है, एक कमेटी बनाएंगे, ठीक। अब हमने क्या किया, कमेटी बना दी इन 2 बंदों को। अब कमेटी में कौन कौन होगा, हाँ जी आ जाइए, अब कमेटी के मेंबर सुनिए, PM, ठीक, एक हो गया PM, दूसरे आ जाइए भाई, चलो आपको कैसे छोड़ देंगे क्योंकि आप ही की
इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और तीसरा इन्होंने बोल दिया कि चलो भाई एक तो रूलिंग पार्टी का हो गया, एक जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है उसका हो गया, तो तीसरा क्यों छोड़े? अपोजिशन का जो लीडर होता है ना, अपोजिशन लीडर किस में होता है? लोकसभा में। तीसरा बंदा वो होगा, ठीक, जो एक कैबिनेट रैंकर मिनिस्टर के बराबर सैलरी पाता है, बताया था ना, अपोजिशंस का लीडर। तो कमेटी में कौन 3 बंदे होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और अपोजिशंस के लीडर्स होंगे जो कि लोकसभा में होते हैं। ये भैया होगी। अब क्या हो गए? टोटल 6 बंदे थे ना, 6 बंदों में से अगर 4 बंदे किसी एक को वोट कर दें, ठीक है, 4 जो बंदे हैं, ये 4 जो आदमी हैं यहाँ पे, ये किसी एक को वोट कर दें, वो ही क्या बन जाएगा? ठीक, ऐसे होता था। अब इसमें इन्होंने एक लाइन नीचे लिख दी जिससे बड़ा बवाल हुआ। क्या लाइन थी? लिखो, एनी 2 मेंबर कैन वीटो, एनी 2 मेंबर कैन वीटो, किसके अगेंस्ट? एनी 2 मेंबर कैन वीटो अदर 4 मेंबर्स, ठीक, अदर 4 मेंबर्स। अब इस लाइन ने ना सारी कहानी पलट दी। अदर 4 मेंबर्स, देखो अभी हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे बच्चों, कि कोई भी 4 बंदा वोट देगा वो बना देंगे हम। अब बाद में क्या कर दिया कि कहते हैं पहले तो लॉलीपॉप दिखाई हमें अच्छे से, है ना, और फिर बाद में जाके क्या कर दिया? हलाल कर दिया। बेचारी किसी भी काम की नहीं छोड़ी वो, ठीक है, कि जो 2 बंदे बचे हैं ना वो ओवर रूल्ड कर देंगे 4 को वीटो लगा के, कैंसिल, नल एंड वॉइड। तो ये जो सारा जो केस था, ये फिर वही केस आ गया, केस नंबर 1 के जैसा, फिर से वही। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ओवर रूल्ड कर रही है हमारे जुडिशियन को, इसको घेर लिया है, इंडिपेंडेंसी नहीं छोड़ी, बेसिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन नहीं कर रही है, उसको तोड़ रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 50 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 50 किस में है? डीपीएसपी में। डीपीएसपी में बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर बताए गए हैं। आर्टिकल 50 जाके पढ़िएगा। आर्टिकल 50 बोलता है कि हमारा जो जुडिशियल सेक्शंस है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा हमारी एग्जीक्यूटिव से, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के किसी भी चीज में अमेंड किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 50 हमारा अंडर इन बेसिक स्ट्रक्चर आता है, और तुमने बेसिक स्ट्रक्चर की ऐसी तैसी कर दी, तो क्या होगा? ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ही छेड़ दिया भाई तुमने। जुडिशरी इंडिपेंडेंट कहाँ छोड़ी? इस सिनेरियो में दिख रहा है कहीं जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? यहां भी सीजेआई ले लिया और यहां भी ले लिया। ये तो भाई चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों कमेटी में हमारे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमारी हायर पोस्ट है। बट ये क्या है? ठीक, अब इस पे क्या होता है? इस पे ओवर रूल्ड हो जाता है, यानी कि इसी पे क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, इसको लिखो, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ओ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, एडवोकेट के बाद हाइफन देना है, ओ फॉर ऑरेंज लिखना है, ओ फिर हाइफन देना है, फिर रिकॉर्ड लिखना है। ठीक है बेटा, हिंदी में भी ना इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ओ रिकॉर्ड एसोसिएशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? एस सी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ओ रिकॉर्ड एसोसिएशन। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। अब ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है फिर इसके अगेंस्ट तुरंत। ठीक, इसके अगेंस्ट क्या आता है? तुरंत केस आता है।
और बोला जाता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर रहा है। और जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर अमेंडमेंट कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। यहाँ तो बेसिक स्ट्रक्चर ही हिला दिया इन्होंने, जुडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव ओवर रूल्ड हो गई, तो फिर ये क्या हो गया, नल एंड वॉइड हो गया। ठीक, आज क्या है, आज वही सिनेरियो जो केस 2 में था, केस 2-3, ठीक है। रिकमेंडेशंस करेंगे अब, ठीक है। तो आज हमने केस 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, अपना पहला इंडिपेंडेंट पढ़ा, करंट के चीफ जस्टिस के बारे में पढ़ा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। बाकी क्लास हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय।